हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस जो प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ, है ना, 2025 के लिए। तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री कवर करा रही हूँ एस्टेट के लिए, ठीक है, और टीजीटी साइंस के लिए बेसिकली। इसके बाद फिर मैं आपको बायोलॉजी कराऊंगी, देन उसके बाद हम फिज़िक्स करेंगे, ठीक है। तो बहुत से वीडियो पहले ही मैंने मेरी प्लेलिस्ट पर डाल रखे हैं, जब मैंने 2024 में एस्टेट की तैयारी कराई थी, तो आप वो वीडियो भी पढ़ लीजिए, वो भी बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस तो मेरी वीडियो से एज इट इज़ है वो बने हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। देखो, ये क्लास किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे अगर मैंने ऊपर थंबनेल पे एस्टेट लिख रखा है तो एस्टेट के लिए बेनिफिशियल है। देखो भाई, जहाँ कहीं भी साइंस आती है ना, जहाँ कहीं भी साइंस आती है वहाँ वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस कवर करा रही हूँ। तो ईएमआरएस में जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो ग्रुप डी के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी साइंस आता है ना। तो वेरियस एग्ज़ाम जहाँ पे भी साइंस है, जैसे कि अभी राजस्थान का 3rd ग्रेड के फॉर्म निकलेंगे, तो वैकेंसी आएगी वो, तो उसका जनवरी में एग्ज़ाम है, तो वो भी इन वीडियोस को पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है 9 से 12 का सिलेबस हर जगह हर स्टेट का सेम होता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। पहले की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, आप उनको भी पढ़ लीजिए, और बाकी जो अभी मैं करा रही हूँ उनको देखो, पीडीएफ की बजाय अगर आप, मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर आप उनको नोट्स बना लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा देखो इम्पोर्टेंट होता है ना। क्योंकि मैंने तैयारी की थी, मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाए। आप अगर सच मानोगे तो मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। मैंने क्या किया कि जो मैं पढ़ती थी ना, जैसे मैं मान लो मैंने पढ़ लिया, तो मैं उसको ना रफली मतलब लिख लिख के देखती थी, तो वो ना वो चीज़ें देखो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे वीडियो को पॉज करके, तो वो चीज़ आपको ना ज़्यादा मतलब लंबे टाइम तक याद रहेगी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना। क्योंकि मेरा देखो 3 बार एस्टेट का पेपर क्वालिफाई है, और फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, और मैंने आपको बता ही रखा है 9 to 5 मेरा वर्किंग होता है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। देखो, एटम और मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ना एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एटम्स क्या होता है, देखो, एक इंडियन फिलोसफर थे कनाद, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई भी मैटर होता है, मैटर आपको पता है क्या होता है भाई, जो मास और वॉल्यूम होता रखता है वो मैटर होता है। तो महर्षि कनाद ने बोला था कि जब हम कोई भी एक मैटर होता है, जब हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें बिल्कुल एक स्मॉलर साइज़ उसका मिलता है। तो वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होता है, वो अब उस फेज़ में होता है कि अब हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक गोल्ड का एलिमेंट है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है मैटर होगा। अब क्या किया, एक नाइफ लिया, हमने इसको कट किया, तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा साइज़ कम होगा। तो ऐसे ही जब हम इसको कट करते जाएंगे, तो एक स्टेज बिल्कुल ऐसी मिलेगी कि अब ये स्टेज पर आप इसको कट नहीं कर सकते। तो ये ही क्या हो गया, हमारा पार्टिकल्स। और इसी पार्टिकल्स को इसने क्या बोल दिया, एटम, ठीक है। क्या बोल दिया, एटम, ठीक है। देन उसके बाद इसका नाम क्या बना, परमाणु। क्या बना, परमाणु, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, फिर जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको वही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा मैं डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाऊँगी। अब देखो, फिर क्या था कि अब हमारे एक आते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोजियर। कौन है, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। एंटोनी लेवोजियर ने बोला कि ये जो एटम्स होते हैं ना भाई, महर्षि कनाद ने क्या बोला, एटम्स होते हैं। फिर जॉन डोल्टन आए, उन्होंने अपनी डोल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको डोल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है ना। तो उन्होंने भी क्या बोला कि जो मैटर होते हैं उनको हम जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं, तो एक पार्टिकल्स ऐसा मिलता है जिसको हम एटम कहते हैं, जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो ये एटम्स होते हैं ना,
जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाई अब हम इनको और डिवाइड नहीं कर सकते, यही एटम होते हैं जो हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, या तो ये एटम क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, या फिर कोई कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे बेसिकली जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उसमें ना लॉ फॉलो करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे कंबाइन होते हैं तो वो प्रोडक्ट देते हैं। तो ये क्या है कि सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं, और इन लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो किसने दी थी भाई, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट, जॉन डोल्टन, सब ने अपना अपना व्यू दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये हमारी 5 होती है, मतलब सॉरी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर आपको 5 लॉ पढ़नी होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और 5 है गेल-लुसाक लॉ, या फिर जिसको हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं। तो 9th में तो आपकी सिर्फ 2 ही आती है हमारी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट फिर 11th में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे 3 4 5 यानी यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखो ये टॉपिक हमारा है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आएगा हमारा वो हमारा 11th में भी है, तो मैं अभी आपको हाथ के हाथ इसमें कवर करा दूंगी 11th का भी। ठीक है, तो क्या होती है ये लॉ, अब हम 1 बाय 1 करके ना इन लॉज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसको दिया किसने था, तो इट इज़ गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, नोट्स आपको बनाने चाहिए, आने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करा करो, ऐसा नहीं सब कुछ नोट कर लिया, जो मैं बोल रही हूँ उसी को ही नोट करो बस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दी थी, एंटोनी लेवोजियर। कब दी थी, 1774 के अंदर। ठीक है, क्या कहती है ये लॉ भाई, देखो ये लॉ क्या कहती है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि जब भी कोई एक रिएक्शंस होती है, कोई भी चेंज होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं ना उसका मास क्या होगा, वो इक्वल होता है किसके, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। तो तभी बोला जाता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो टोटल मास होता है ना रिएक्टेंट के साइड का, वो इक्वल होता है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के साइड के। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखो रिएक्टेंट होते हैं जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं। और जब उनका फाइनल आउटपुट मिलता है, मतलब जो न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो आप चाय बनाते हो, तो चाय में आप क्या करते हो, पानी लेते हो, पानी में चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, अदरक डालते हो, दूध डालते हो, और ये सारा मिसमैच होकर आपके पास फाइनली क्या बनता है, टी। तो जो चीज़ें आपने इसमें डाली, जो जो सब्सटेंस डाला, जैसे पानी डाला आपने, चाय डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, तो ये सारे रिएक्टेंट हो गए, और जब ये आपस में रिएक्ट करें तो आपके पास फाइनल आउटपुट क्या बन के आया, टी। तो वो टी क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के। तो यही हमारी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यही क्या होती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, जैसे मान लो मैंने बोला, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल में क्या होता है भाई, कार्बन। कार्बन को मैंने बर्न किया, अब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट हो गए, ये क्या है हमारे पास में नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे मास कैलकुलेट करते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इसका डबल क्या हो गया, 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, अब सिंपल ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन मास क्या हो गया, 16। बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन O2 है, यानी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 कितना हो गया, 32। अब दोनों को ऐड कर दो तो 12 + 32 कितना हो गया, 44, यानी हमारे पास में रिएक्टेंट का मास कितना आया है, 44 ग्राम। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या था हमारे पास में, प्रोडक्ट हमारे पास में बना था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो अब हम CO2 का मास कैलकुलेट करेंगे। अब भाई
इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है तो मॉलिक्यूल है। अब इसका मास कैसे निकलेगा, जो जो इस मॉलिक्यूल को बनाने में एटम इन्वॉल्व है उन सब के हम मास को प्लस कर देंगे। तो इसमें देखो एक तो कार्बन इन्वॉल्व है और 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 2 का कितना हो गया 32, तो टोटल करो कितना हो गया 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास भी कितना आया था 44, प्रोडक्ट का भी कितना आया 44। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसका मास, प्रोडक्ट का मास, दोनों क्या है कंजर्व है ना। मतलब जब ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन के दौरान मास है वो ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना ही मास है वो क्रिएट हुआ, ठीक है। मास जैसा पहले था एज इट इज वैसा बना रहा, तो यही क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आप इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CO2। तो आप इसका कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, तो कितने हो गए हमारे पास में 40 प्लस में 12 कितने हो गए 52, और 52 में 48 और जोड़ दो तो कितना हो गया 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 1 10, यानी 100 ग्राम हो गया रिएक्टेंट का। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम का कितना है 40, ऑक्सीजन 1 है तो इसका कितना हो गया 56 ग्राम, ठीक है। अब CO2 की अगर हम बात करें, CO2 का हमने हम ही निकाला था 44 निकला था, तो इनको ऐड ऑन कर दो 60 ग्राम आएगा। यानी जितना रिएक्टेंट का मास है ना उतना ही प्रोडक्ट का आ रहा है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन हमारी क्या करती है होल्ड करती है, ठीक है। क्या करती है होल्ड करती है। अब कौन सी रिएक्शंस होती है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड नहीं करती, तो उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है धीरे धीरे डिके होता है, उसका मास कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए दिया किसने है। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था जोसेफ एल प्राउस्ट ने, कब दिया था 1799 में। क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि कोई भी जब हमारे पास में कंपाउंड होता है ना, तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं बाई मास। आप सबसे अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ वाटर। देखो वाटर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर का आपका सोर्स चाहे कुछ भी लिया हो, आपने चाहे नदी से पानी लिया हो, नाले से पानी लिया हो, आपने सागर से ओशियन से लिया हो, सी से लिया हो, आपने फिल्टर से लिया हो। वाटर की अगर मैं बात करूँ, वाटर क्या होता है कंपाउंड है। वाटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो एलिमेंट है कौन कौन से एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनका जो रेशियो रहेगा ना वो एक सिंपल रेशियो रहेगा बाई मास, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 2 का कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का बता रखा है 16, तो इनका रेशियो निकालो कितना हो गया 1:8। तो सिंपल होल रेशियो है ना कैसा है सिंपल होल रेशियो। तो इसका मतलब ये क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी अब आप पानी किसी का भी ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा ना बाई मास वो 1:8 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रही है फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको और भी एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मीथेन की मैं बात करूं तो मीथेन में देखो एटम का रेशियो निकालो बाई मास, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 का 4 हो गया, तो यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो इसको कट कर दो यहाँ से, तो 3:1। तो ये इसका मतलब क्या मीथेन को आप किसी तरह से बना लो, मीथेन में 3:1 रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं कि टोटल अगर मेरे पास में 4 ग्राम मीथेन है ना, तो उसमें 3 पार्ट किसका रहेगा कार्बन का और 1 पार्ट किसका रहेगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या रहती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और मैंने आपको गिवन है, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन और ऑक्सीजन होता है वो 3:8 में कंबाइन होता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस का मास कैलकुलेट करना है कि अगर 6 ग्राम कार्बन है उसके साथ रिएक्ट करना है तो हमें कितनी ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे होगी, ठीक है।
अब इधर देखो यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना दे रखा है 3:8, यानी इसमें 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा कि जब 3 ग्राम कार्बन है ना हमारे पास, तो उसको 8 ग्राम ऑक्सीजन की नीड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिट मेथड लगा देंगे। 1 ग्राम अगर कार्बन होगा तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 8/3 की। इसने हमसे कितने ग्राम कार्बन का पूछा है 6 ग्राम का, तो 6 ग्राम का हम यहाँ से निकालेंगे तो कितने ग्राम की नीड होगी 16 ग्राम की। यानी 6 ग्राम कार्बन को कंबाइन होने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 16 ग्राम ऑक्सीजन की है वो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि है ना एक 0.24 ग्राम का सैंपल है कंपाउंड का जिसमें ऑक्सीजन और बोरोन है, और इसमें बोरोन का मास है 0.096 और ऑक्सीजन का है 0.144। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है इस कंपाउंड का बाई मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, कंपाउंड का मास दिया है 0.24 ग्राम, क्योंकि इसने सैंपल बोला है ना, तो कंपाउंड का मास है ये। इसमें बोरोन का मास है इतना दे रखा है, ऑक्सीजन का मास इतना दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले हम किसके निकालेंगे बोरोन की। अब बोरोन का परसेंटेज हमें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं भाई परसेंटेज, जब हम अपने नंबरों के निकालते हैं तो जो अब मार्क्स आपने लिए हैं उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल मार्क्स से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 गुना करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमें बोरोन का निकालना है, तो मास ऑफ बोरोन का डिवाइडेड बाई जो टोटल कंपाउंड का मास है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे। तो बोरोन का मास कितना देखा 0.096, इसको करेंगे तो 40% हमारे पास में बोरोन की परसेंटेज आ जाएगी। उसी तरह से ऑक्सीजन की निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 0.144, टोटल कितना है 0.24, तो इसका निकालेंगे 60%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा ना बोरोन और ऑक्सीजन का, तो वो कितना हो जाएगा 40:60। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मैं इसका आगे आपको कराऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।